Hello students, in this video we will discuss about different models of atom given by different scientists. तो जब हमारी डिस्कवरी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो हमें क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन की जो चार्ज होता है वो कितना होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन का मास यही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन के ऊपर वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज, प्रोटॉन का मास चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और मास वही लगभग प्रोटॉन के बराबर। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल गए तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका मॉडल प्रेडिक्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो आए वो हमारे कौन है, थॉमसन है। क्या, जे थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या कहा कि पहली चीज, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कि एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है, बराबर। एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बराबर। मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम है वो कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लम पुडिंग की तरह। क्या, प्लम पुडिंग की तरह उसका स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोल सकते हो वाटरमेलन की तरह, बोल सकते हो वाटरमेलन की तरह, जिसका सरफेस जो ये स्फीयर हो गया, इस स्फीयर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कितना है, पॉजिटिव चार्ज। स्फीयर कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, स्फीयर कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स अंदर है। ये है क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये उसने बोला था। ये तो अब आप अगर वाटरमेलन को कंसीडर करो तो जिस तरीके से सीड्स होती हैं, वाटरमेलन के जो बीज होते हैं, उस तरीके से अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर आपके क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं सरफेस पे। जैसे तरबूज है, वाटरमेलन है, उसका जो सरफेस है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। और तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होती है, जो बीज होते हैं, जहां जहां सीड्स होती है वहां आप क्या समझ लो, वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितना प्रोटॉन्स है वो टोटल क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या है, बराबर। तो एक्चुअली हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। तो थॉमसन मॉडल के हिसाब से जो हमारा एटम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है, और वो किसकी तरह था, प्लम पुडिंग की तरह था। किसकी तरह था, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन की तरह था, जिसका जो सरफेस था, स्फीयर क्या था, वो पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, और उसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं उस हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए थे। जैसे जहां जहां बीज होते हैं वाटरमेलन के, वहां आप समझ लो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सरफेस उतना ही आपका बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, प्लम पुडिंग की तरह है। प्लम पुडिंग में मतलब जैसे जब आप पुडिंग देखोगे, प्लम पुडिंग जो होती है उसमें जो अंदर सीड्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन तो बाहर जो है पूरा वाला जो बाहर सरफेस है वो कैसा हो गया, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। या फिर जो क्रिसमस में हम केक लाते हैं, अगर हम स्फेरिकल केक लेके आए हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अंदर अंदर होते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन्स मान लो, और सरफेस क्या मान लो, पॉजिटिवली चार्ज मान लो। ठीक है, तो ये थॉमसन ने कहा था। ठीक है, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट और है रदरफोर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके हिसाब से इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल था, ये वाला मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये वाली जो बात थी, ये वाली बात इनकी सही नहीं थी। क्या, कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाली बात जो थॉमसन की थी दैट वाज करेक्ट, लेकिन जो इन्होंने दूसरी बात बोली थी, जो इन्होंने इसका मॉडल बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे अंदर हैं, ठीक है, और सरफेस पे आपके क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये वाली बात क्या हो गई थी, इनकी गलत हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली थॉमसन ने जो भी बातें कही थी उसमें केवल क्या बात सही थी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, केवल ये वाली बात उनकी क्या हुई थी, सही हुई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थॉमसन। अब ये गलत क्यों हुई थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जो मॉडल बताया उसके हिसाब से ये वाला पार्ट क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो आर रदरफोर्ड ने क्या किया वो देखते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक उसने क्या ली, ये एक उसने प्लेट ली, ठीक है, इसको हमने जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी, ठीक है। एक उसने कोई भी स्क्रीन टाइप की ली, उस पे किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की या फिर लेड सल्फाइड की। हम लोगों ने पढ़ा था ना, फॉस्फोरेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी, किसकी कोटिंग कर दी, फॉस्फोरेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, एक छोटी सी पतली सी ये क्या गोल्ड की फॉयल रख दी, ये जो है ये कैसी फॉयल है, गोल्डन फॉयल है, ठीक है, गोल्ड की फॉयल बहुत पतली सी 6 mm की, ठीक है, इतनी पतली, बहुत पतली सी, लगभग कितनी, ये क्या है आपकी, आई एम राइटिंग इट हियर, ये हमारी क्या है, गोल्ड फॉयल है, क्या है हमारी, गोल्ड फॉयल है। थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस कितनी है इसकी, लगभग 6 mm की थिकनेस है, ठीक, ये उसने गोल्ड फॉयल ली। अच्छा, अब उसने किया क्या, ये एक उसने लेड का बॉक्स ले लिया, ये क्या ले लिया, लेड का बॉक्स ले लिया, ठीक है, और यहां से अल्फा रेज पास की, ये उसने क्या, लेड का बॉक्स लिया, उसने एक छोटा सा होल कर दिया था, ठीक है, ये, और यहां से क्या, बीम ऑफ अल्फा रेज आई, क्या आई, बीम ऑफ अल्फा रेज, ठीक है, ये आई आपकी बीम ऑफ अल्फा रेज, ठीक है। अच्छा, अल्फा रेज के बारे में पहले लेट मी टेल यू, जो अल्फा रेज होती हैं, अल्फा रेज जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज, टोटल चार्ज, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है तो +2 का चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे तो 0, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +2, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 2 + 2 कितना होता है, 4, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो अल्फा रेज उसने पास की, मतलब कि अल्फा रेज कैसी हैं, पॉजिटिव रेज है, अल्फा रेज कैसी है, हमारी पॉजिटिव रेज है, ठीक है। तो अल्फा रेज कैसी हैं, पॉजिटिव रेज, तो ये पॉजिटिव रेज हो गई हमारी, ठीक है, पॉजिटिव रेज, ठीक है। अब ये रेड बॉक्स क्यों लिया, क्योंकि अल्फा रेज को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, होल से निकली तो एक बीम टाइप की बन गई, क्या बन गई, छोटी सी बीम टाइप की बन गई, ठीक है, ये हमारी बीम टाइप की बन गई, ओके, ये हमारी क्या बन गई, बीम टाइप की बन गई, ठीक है। ये तो आपकी वही वो हो गई, इसके ऊपर क्या है, हमारी कोटिंग है, क्या है, हमारी कोटिंग है, ठीक है, जिंक की। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या रखी हुई है, वही गोल्डन फॉयल रखी हुई है। तो जब यहाँ से गोल्डन फॉयल से निकली तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या हुआ, एक बार फिर से देख लो, रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा रेज पास करी लेड बॉक्स से, ठीक है, लेड बॉक्स से पास करी, बीच में उसने क्या रख दी, गोल्डन फॉयल रख दी, और सामने एक स्क्रीन रख दी, ये स्क्रीन रख दी सामने गोल्ड फॉयल के बाद, इसके ऊपर क्या है आपकी
जिंक सल्फाइड या फिर लेड सल्फाइड की कोटिंग है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग है, ठीक है। तो उसने अब क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि देखो जो अल्फा रेज ऐसे जा रही थी मान लो, हाँ, तो ज्यादातर अल्फा रेज कैसे निकल गई, सीधी निकल गई। तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, most of the alpha rays passed without any डिफ्लेक्शन, ज्यादातर अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई, ठीक है। तो उसको यहाँ यहाँ ये ब्राइट डॉट मिल गए सीधे सीधे, जैसे अल्फा रेज आई, ठीक है। तो यहाँ जो जहां पे अल्फा रेज टकरा रही हैं वहां पे हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट डॉट मिल रहा है। क्योंकि जिंक सल्फेट की कोटिंग हमने इसीलिए की थी जिंक सल्फाइड की, कि जब यहाँ पे ये रेज टकराए तो हमें वहां पे ब्राइट स्पॉट मिल जाए, जैसा कि हमने कैथोड रेज में पढ़ा था, तो ऐसे ही, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। ज्यादातर अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई, पहली चीज उसने ये ऑब्जर्व की, ये क्या उसका ऑब्जर्वेशन। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया, some rays were deflected by some angle, ठीक है, some angle। क्या, जैसे कुछ रेज क्या हो, जैसे ये दो रेज आ रही है मान लो, जैसे ये दो रेज आ रही है, एक ये आ रही है और ये क्या आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे आप ले लो, ये आ रही है, ये आ रही है, ये दोनों क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तीसरा उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया, आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20,000 वन रे retraced its path, मतलब 20,000 में से एक अपना पाथ क्या कर गई, ऐसे गई, और अपना पाथ क्या कर गई, रिट्रेस कर गई, क्या कर गई, रिट्रेस कर गई, ठीक। लगभग 20,000 में से एक सीधी सीधी गई और अपना पाथ क्या कर गई, रिट्रेस कर गई, मतलब वापस रिफ्लेक्ट कर गई। तो इसके बेसिस पे ये उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी सीधी निकल गई, ठीक। सम रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ 20,000 वन रे रिट्रेस्ड इट्स पाथ, ठीक है, वो टकरा के वापस आ गई, ठीक है। या फिर रिट्रेस्ड नहीं हुई तो ऐसे वापस आ गई, वेरी डिफ्लेक्ट रिट्रेस्ड इट्स पाथ और डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल, ठीक है। बहुत बड़े एंगल से क्या करके, डिफ्लेक्ट करके टकरा के ऐसे आ गई, ठीक है। ये उसने ऑब्जर्व किया। अब इसके बेसिस पे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, पहले तो उसने क्या सोचा, क्या कंक्लूड किया। पहली चीज ने वो की कि मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty, ठीक है। एटम में ज्यादातर जगह जो है वो क्या है, खाली है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। कैसे उसने ये कंक्लूड किया, क्यों, सपोज जैसे कि अगर यहाँ से हम कोई चीज फेंक रहे हैं, ये मेरा हाथ है, अब यहाँ तो रुक ही नहीं पा रहा, सब पार हो जा रही है, इसको क्रॉस कर जा रही है, सीधी सीधी निकल जा रही है, तो इसका मतलब हाथ में बहुत सारा गैप है ना। तो अब इसका मतलब एटम में बहुत सारा गैप है जहां से अल्फा रेज जो है वो क्या हो रही है, सीधी सीधी निकल जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम रेज सीधी सीधी निकल गई, तो इसका मतलब गैप बहुत ज्यादा है। तो ज्यादातर स्पेस जो एटम के अंदर है वो क्या है, खाली है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मतलब कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर क्या है, खाली है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस जो है वो एटम में क्या है, खाली है। दूसरी बात क्या, अब देखिए ये जो रेज थी, ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है भाई। अब एक चीज अगर हम देखें, हमें पता है
पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अब उसने क्या सोचा, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ था, ये डिफ्लेक्शन जो हुआ था, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ था, दिस डिफ्लेक्शन was due to enormous क्या, enormous positive charge in very small volume। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़े से वॉल्यूम में है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग, क्या था आपका। सपोज एक गोल्ड की फॉइल है, हाँ इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं क्या, जैसे कि एक गोल्ड की फॉइल है, तो उसमें क्या है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि आपका एक एटम अगर हम लेके चलते हैं गोल्ड की फॉइल का, तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब जो रे यहाँ से पास हुई, जो रे यहाँ से पास हुई, वो सीधी निकल गई, ये भी 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 सीधी निकल गई। ये अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गई, ये इसके थोड़ा पास से निकली, ये भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गई, ये बहुत ज्यादा पास से निकली, थोड़ा और डिफ्लेक्ट कर गई, ये यहाँ से निकली और ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गई, और जो एकदम न्यूक्लियस इस रीजन पे टकराई वो ऐसे कर गई, या फिर वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये था, ये क्यों हुआ, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे में फैला हुआ नहीं था। अब देखो थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था मॉडल ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा है। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर के ऊपर। इसने क्या कहा, इसने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या ऑब्जर्व किया, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर भरा पड़ा है, सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ बिखरा हुआ नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज थी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता कहीं पे भी तो डिफ्लेक्ट करती, क्योंकि पॉजिटिव क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, तो कुछ तो डिफ्लेक्शन होता, पॉजिटिव रिपेल करते। अब इतनी दूर से पास हुई न्यूक्लियस के, अभी न्यूक्लियस मत ध्यान देना, जो इसके दूर से पास हुई वो सीधी चली गई, और जो एकदम इसके पास से, देखो ये वाली पास है, इसके पास से ये डिफ्लेक्ट कर गई, जो एकदम पास से वो और डिफ्लेक्ट कर गई, जो सीधी इसका ही वो आ गई। तो इसका मतलब ये जो रेज हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो किसी ऐसी जगह से पास हो रही हैं, जहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, और वो सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में इकट्ठा है। ठीक, अच्छा, और ये जो एक डिफ्लेक्ट हुई वो भी उसी रीजन से डिफ्लेक्ट हुई। तो इसने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया, वो कैसा बताया कि पहली चीज, all mass of atom is concentrated in very small region and it is called nucleus। क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जितना भी मास है, क्योंकि पूरा एटम खाली है, अब मास देखो, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, मतलब कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। इसीलिए जब हम एटम का मास पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, तो जितना भी सारी स्पेस एम्प्टी है, तो जितना भी आपका मास है वो सारा इस रीजन में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जिसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सारा मास है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सारा मास में क्या क्या आ जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी कह सकते हैं ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज is concentrated in very small region and it is called nucleus. दूसरा नेगेटिव चार्ज, क्या, नेगेटिव चार्ज are in orbits around the nucleus. नेगेटिव चार्ज आर रिवॉल्विंग, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसने क्या बोला, नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, उसने क्या बोला कि जैसे ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया न्यूक्लियस, में क्या है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और ये इसके चारों तरफ क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ये हमारे क्या है, ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, और इसमें हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लो, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक उसने स्क्रीन ली, उस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, एक पतली सी गोल्डन फॉयल ली 6 mm की, एक इसने लेड बॉक्स लिया या अल्फा एक्ट रेस मारी। अल्फा रेस हमारी पॉजिटिवली चार्ज रेस थी, वो जब उसने मारी यहाँ से जब पास हुई, ठीक है, तो ज्यादातर अल्फा रेस सीधी सीधी निकल गई। उससे ये क्या पता चला कि एटम के बीच में बहुत सारा स्पेस है। ठीक, थोड़ी बहुत अल्फा रेस कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई और 20,000 में से एक टकरा के वापस आ गई। तो उससे क्या पता चला, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा बहुत थोड़ी सी जगह में कंसंट्रेटेड है और सारा मास भी उसी जगह में कंसंट्रेटेड है। तो उस थोड़ी सी जगह को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, और दो ऑर्बिट के बीच में बहुत सारी जगह है, तो इसीलिए जो आपकी अल्फा रेज ये पास हुई है, देखो ये सीधी पास हो गई, ये भी सीधी पास हो गई, ये भी सीधी पास हो गई, ये भी सीधी पास हो गई। अब ये वाली जो है ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगी और इधर से ये वाली थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगी और ये अपना पाथ रिट्रेस कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया। तो बेसिकली अगर हम लोग रदरफोर्ड के एटम की बात करें, रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, उसने क्या बताया, एक बार और देख लेते हैं कि जितना भी मास और पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से रीजन के अंदर है, इसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो उसने जो एटम का क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसकी तरह था, हमारे सोलर सिस्टम की तरह था। किसकी तरह, सोलर सिस्टम की तरह। तो न्यूक्लियस किसकी तरह हो गया, सन की तरह हो गया। न्यूक्लियस किसकी तरह हो गया, सन की तरह, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह हो गए, प्लैनेट्स की तरह हो गए, गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह हो गए, हमारे प्लैनेट्स की तरह हो गए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया वो किसकी तरह, उसने किससे रिसेंबल किया, हमारे सोलर सिस्टम से उसको रिसेंबल किया। किससे रिसेंबल किया, हमारे सोलर सिस्टम से रिसेंबल किया। ठीक है, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अच्छा, अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, ये भी एग्जैक्टली करेक्ट नहीं था, इसमें भी कुछ कमियां थी। वो क्या कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में, बेसिकली पहली कमी ये थी कि वो क्या नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी। देखो बेसिकली एक वो पढ़ते हैं हम लोग एक चीज, जैसे चार्ज है, कोई भी चार्ज है, अगर चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल रेडिएट, इट विल
रेडिएट एनर्जी। वो क्या करेगा? एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वह एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ चार्ज विल डिक्रीज। इसका मतलब चार्ज की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अब देखो इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये क्या है? हमारे पेरेंट्स हैं। ये क्या है? पेरेंट्स हैं। ठीक है, और ये पेरेंट्स का क्या है? चाइल्ड है। ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो पेरेंट से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, डिपेंडेंसी कम हो रही है, डिपेंडेंसी कम हो रही है। जब बच्चा छोटा होता है तो हर टाइम पेरेंट्स की गोदी में रहता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा इंडिपेंडेंट हुआ, और बड़ा हुआ और इंडिपेंडेंट हुआ, कमाने लगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट हो गया। अब मान लो जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे का पैकेज लग गया, मान लो 20 लाख का पैकेज लग गया, और आप लोग जैसे मान लो दिल्ली में रहते हैं, जहां भी रहते हो, तो एक टाउन से दूसरे टाउन शिफ्ट हो गए। तो अब क्योंकि क्यों शिफ्ट हो गए? क्यों पेरेंट्स से दूर हो गए? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है अभी आपके पास। मान लो एकदम से जॉब चली गई, रिसेशन आ गया, एकदम से आप बर्बाद हो गए, तो वापस कहाँ आओगे? पेरेंट्स के पास आओगे। तो अगर एनर्जी गई तो आप किसके पास आएंगे? पेरेंट्स के पास आएंगे। ठीक है, तो जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो किसके पास आएंगे आप? पेरेंट्स के पास आते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो न्यूक्लियस है ये समझ लो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? पेरेंट्स है। न्यूक्लियस क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? पेरेंट। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो किसके पास आना चाहिए? उसको पेरेंट के पास आना चाहिए। ठीक, तो अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक, तो अब देखो ये सर्कुलर मोशन घूम रहा है ना, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में। तो अब ये अगर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है, एक चक्कर में से एनर्जी रिलीज की, जैसे इधर बना लेते हैं, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिलीज की, थोड़ा सा पास आ गया, और पास आ गया, और पास आ गया जैसे, और ये न्यूक्लियस के अंदर इमर्ज हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? मर्ज हो गया। बेसिकली रदरफोर्ड के हिसाब से ये होना चाहिए था। रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर चक्कर में एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, न्यूक्लियस के और पास और पास और पास आते आते मर्ज हो जाना चाहिए था। तो रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन शुड स्पाइरल into the nucleus in 10 to the power -8 seconds। मतलब कि रदरफोर्ड की कैलकुलेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को 10 to the power -8 सेकंड के अंदर इसके अंदर क्या हो जाना चाहिए था? स्पाइरल हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन जो थे ऐसे ही घूमते रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, ये जी ऐसे ऐसे घूम रहे थे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्पाइरल नहीं हो रहे थे। तो पहली चीज क्या नहीं बता पाया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब ऐसे ही क्यों घूम रहे थे? ये चीज वो समझा नहीं पाया, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया। दूसरी बात वो क्या नहीं बता पाया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वो नहीं बता पाया। जैसे कि हमने पीछे क्लास में पढ़ा है 10th क्लास में कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? जैसे कि सोडियम का क्या होता है? 11 होता है, तो अब हम क्या लिखेंगे? 2 8 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। अगर सोडियम का बनाएंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। तो 2 8 1। बट ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चीज अभी रदरफोर्ड
नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड के क्या क्या ड्रॉबैक थे कि एक तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे, ठीक, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। दूसरा, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थॉमसन का मॉडल हमने देख लिया, उसमें ड्रॉबैक्स देख लिए। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने काफी हद तक सही मॉडल बताया, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। ओके।